ठीक है, सर ये वाला रिपीट कर दीजिए कुछ, ये वाला रिपीट कर दूं क्योंकि सर टाइम लैग बहुत हो रहा है। जब आप हैं? कोई बोलते हैं दो एंगल इक्वल होंगे, उसके 10-20 सेकंड बाद दो एंगल मार्क होके आते हैं। टाइम लैग की वजह से बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। ओहो, नेटवर्क कमजोर होगा तब, है ना? हो सकता है सर, वैसे तो सही चलता है सब कुछ ऑनलाइन में होता है। चलिए, वो कभी की बात होती है ना? अब तो आ गया ठीक ना? हाँ अभी तो आ रही है, आ रही आपकी है। आवाज तो बिल्कुल सही आती है, अच्छा, जो मार्किंग लिख, में आती है दिक्कत। अच्छा, हाँ लिखने में। लिखने में वो लीड से आती है। यस सर। अच्छा, देखिए, तो ये दो सिमिलर ट्रायंगल को हमने सॉल्व किया है ना? एक तो ट्रायंगल VRT था और ट्रायंगल OPT, है ना? ये दोनों सिमिलर है, तो इक्वल एंगल के अपोजिट का साइड सेम रेशियो बियर करेगा, तो उससे हमने एक VT निकाल लिया। ठीक है, दूसरा या तो PV निकालना होता या PT निकालना होता इस प्रॉपर्टी का यूज करने के लिए। तो PV के लिए तो अपने पास कोई उपाय है नहीं, तो सीधा डायरेक्टली PT ही निकाल लिया, क्योंकि PT इज ट्वाइस ऑफ VT, है ना? तो ट्रायंगल OPT और ट्रायंगल QOT, ये दोनों भी सिमिलर ट्रायंगल हैं। तो इसमें अब इक्वल एंगल के अपोजिट का साइड सेम रेशियो बियर करेगा। इक्वल एंगल के अपोजिट के साइड का रेशियो हमने ले लिया, तो ट्रायंगल QOT में T के अपोजिट का एंगल, अपोजिट का साइड, T के अपोजिट का साइड OQ है ना? और ट्रायंगल OPT में OP है। दूसरा कौन सा ट्रायंगल था? ट्रायंगल OPT, ट्रायंगल OPT। तो अच्छा, OT हमने लिया ऊपर वाला, हाँ, PT को इन्वॉल्व करवाना था, इसलिए व्हाइट से जो मार्क एंगल है उसके अपोजिट का साइड। तो ट्रायंगल OPT में PT है और ट्रायंगल QOT में OT है, तो दोनों का रेशियो ले लिया, OT अपॉन PT इज इक्वल टू OQ अपॉन OP, कॉमन एंगल के अपोजिट का साइड। तो यहां से PT की वैल्यू आ गई। अब PT इज 2 टाइम्स ऑफ VT, है ना? क्योंकि PV इक्वल टू PT, तो PT इज 2 टाइम्स ऑफ VT, तो VT का डबल PT की जगह पर रख दिया, तो C की वैल्यू आ गई इतने। सॉल्व होकर के C आ गया 2K इंटू 1 प्लस m²। तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस इज y इक्वल टू mx प्लस C के जगह पर 2K इंटू 1 प्लस m²। अब ये लाइन गिवन पैराबोला पर टेंजेंट है। ऐसा कब हो सकता है? जब लाइन के इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालकर कर्व के इक्वेशन में डालें तो उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए। ये जनरल कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है। तो y के जगह पर मैंने mx प्लस 2k इंटू 1 प्लस m² डाल दिया, मतलब y माइनस 2k को mx प्लस 2k m² डाल दिया। ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बना दिया, x प्लस 4km का होल स्क्वायर, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट इसका 0 हुआ होगा, या निकाल करके देख लीजिएगा, डिस्क्रिमिनेंट भी 0 आएगा। तो इस क्वाड्रेटिक का D 0 है, इसका मतलब रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और इसी केस को कहते हैं केस ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, तो इसका एक्सिस इज टेंजेंट टू द गिवन पैराबोला, x² इक्वल टू माइनस 8k y माइनस 2। हो गया? यस सर। अब देखिए, ठीक है, ऐसे ही आपको देता है कोई एक पैराबोला है जो दोनों एक्सिस को टच करता है ना? दोनों एक्सिस को टच करता है, ये इस तरह का पैराबोला। अब पैराबोला टचेज बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस और एंड इट्स फोकस लाइज एट से 2,3, फोकस इसका 2,3 पर। तो कहता है पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट का कोऑर्डिनेट बताओ। ठीक है, दिया हुआ सिर्फ एक है, फोकस S इज 2,3। तो कहता है फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q।
ठीक, अब जरा देखिए, अब जो जो सब चीज आपने पढ़ा है मैं उसी को हिट करता हूं। पैराबोला को थोड़ा समय इस तरह का होगा पैराबोला। एस जो आपका है ये यहां पर होगा, ठीक है, एस यहां पर कहीं होगा। क्यों होगा? तो देखिए ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पैराबोला पर टेंजेंट है, और आज ही की बात हमने देखा है कि जब कभी भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स पैराबोला पर ड्रॉ होता होगा तो उन टेंजेंट्स के पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन फोकल कॉर्ड होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये पी और क्यू को ज्वाइन करने वाली लाइन जरूर फोकस से पास होगी। ठीक, चलिए अब जरा कुछ और चीज करते हैं फिर पी पर आते हैं। जैसे फोकस से किसी टेंजेंट पर परपेंडिकुलर डालें तो फोटो परपेंडिकुलर कहां पर लाई करता है? टेंजेंटेड वर्टेक्स, है ना। फोकस से किसी भी टेंजेंट पर, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों टेंजेंट है, इस पर परपेंडिकुलर डालिए तो फोटो परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट यही सब होगा 2,0 और 0,3। ये दोनों टेंजेंटेड वर्टेक्स का पॉइंट है। इसका मतलब इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन ड्रॉ करें, ये अपना टेंजेंटेड वर्टेक्स हो जाएगा। ठीक है, ये आपका टेंजेंटेड वर्टेक्स है। हो गया इक्वेशन x/2 प्लस y/3 इक्वल टू 1 इंटरसेप्ट फॉर्म में, क्योंकि इस लाइन का x इंटरसेप्ट 2 है और y इंटरसेप्ट 3 है। x/2 प्लस y/3 इक्वल टू 1, ये टेंजेंटेड वर्टेक्स हो गया। अब आइए, अभी जो ये ओरिजिन दिख रहा है, ये ओरिजिन दो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों ही इस पैराबोला पर टेंजेंट है। तो टेंजेंट, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमेशा डायरेक्ट्रिक्स पर होता है ना। तो इसीलिए लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। तो इसका मतलब ओरिजिन लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स इज अ लाइन पैरेलल टू टेंजेंटेड वर्टेक्स। ये लाइन टेंजेंटेड वर्टेक्स के पैरेलल है और ओरिजिन से पास हो रही है। इसका इक्वेशन मैं लिख दूं x/2 प्लस y/3 इक्वल टू 0, नहीं, क्योंकि स्लोप तो वही है जो टेंजेंटेड वर्टेक्स का स्लोप है। अब 0 0 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो इसका तो कांस्टेंट टर्म शुड बी 0। ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो इतनी सारी जानकारी के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। जो प्रॉपर्टीज हमने देखा बस उसका यूज करते रहना है। उसका यूज करेंगे अपने आप ये सब आते जाएगा। टेंजेंटेड वर्टेक्स आ गया, डायरेक्ट्रिक्स आ गया। अब ये आ गया तो एक्सिस हाथ के हाथ आ जाएगा, क्योंकि एक्सिस इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स, है ना। तो इसका स्लोप कितना है? स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज -1/2 और अपॉन 1/3, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y विथ नेगेटिव साइन, स्लोप ऑफ लाइन -3/2। एक्सिस का स्लोप कितना हो जाएगा? 2/3। तो लिख सकते हैं y-3 इक्वल टू 2/3 और टाइम्स x-2। अब सॉल्व कर लीजिए इसको। 3y - 9 इक्वल टू 2x - 4। तो एक्सिस आ गया आपका 2x - 3y + 5 इक्वल टू 0। कोई हाथ पर हिलाने की जरूरत नहीं है। अब चलिए मुद्दे की बात, अब p का कोऑर्डिनेट है ना। तो अब इसके लिए जिसका मैं यूज कर रहा हूं, देखिए ये ओरिजिन जो है आपका, ओरिजिन टेंजेंट और डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है।
टेंजेंट और डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन है, तो टेंजेंट और डायरेक्ट्रिक्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, इन दोनों को फोकस से ज्वाइन करने वाली लाइन परपेंडिकुलर होती है। आज ही की बात है, आज एक नया काम आती है, हमने यही किया है। ये फिगर में ड्रॉ कर देता हूं यहाँ पर, है ना, ये टेंजेंट है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये फोकस है। ठीक है, ये Q था, ये P था, दिस एंगल वाज 90 डिग्री, है ना। ये टेंजेंट और डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये लाइन डायरेक्ट्रिक्स है। टेंजेंट और डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, इन दोनों को फोकस से ज्वाइन करने वाली लाइन परपेंडिकुलर होती है। मतलब OS इज परपेंडिकुलर टू SP। ठीक है, एंगल OSP इज 90 डिग्री, एंगल OSP इज 90 डिग्री। तो चलिए P का कोऑर्डिनेट ले लेता हूं, x1, 0। अब दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, तो OS का स्लोप तो आ जाता 3/2 इंटू SP का स्लोप तो 0 - 3 और अपॉन x1 - 2 इज -1। तो अब लिख सकते हैं आप x1 - 2 इज इक्वल टू 9/2, है ना। तो x1 की वैल्यू आ गई 9 + 4 13/2। तो P का कोऑर्डिनेट आ गया 13/2, 0 हो गया। ऐसे ही Q का कोऑर्डिनेट लिखें, से 0, y1, है ना। तो ये एंगल 90 है, तो दूसरा भी 90 ही होगा क्योंकि स्ट्रेट एंगल है। QS और P और कोलिनियर, दूसरा एंगल भी 90 डिग्री है। अब Q का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फिर यही दोनों के स्लोप का QS और OS के स्लोप का प्रोडक्ट -1 करिए, तो Q का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, है ना। तो फॉर Q क्या करना होगा, OS का तो वही है 3/2 और इंटू y1 -3 और अपॉन 0 -2 इक्वल टू -1। तो इसको लिख सकते हैं y1 - 3 इक्वल टू 4/3। तो therefore y1 is 9 + 4 13, 13/3। ठीक है, तो Q का कोऑर्डिनेट आ गया 13/3, 0। अब पूरा बायोडेटा तैयार हो गया पैराबोला का, है ना। अब पैराबोला का इक्वेशन चाहिए तो भी लिख सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स तैयार है, फोकस पहले से मालूम है। तो x, y का फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस इक्वल कर दीजिए, तो आपको पैराबोला का इक्वेशन भी तैयार हो जाएगा। हो गया, इसको समझ गए? यस कि नो बताइए। देख लीजिए, जब ये टाइम लैग है इसमें, एक बार ढंग से देख लीजिए। ठीक, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन कैसे लिखी थी? डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन कैसे, x/2 ये कैसे लिखा, इसलिए कि टेंजेंट एट वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स ये दोनों पैरेलल लाइन होती है ना। तो जो स्लोप टेंजेंट एट वर्टेक्स का होगा वही डायरेक्ट्रिक्स का होगा। ठीक है, और स्लोप ऑफ लाइन किस पर डिपेंड करता है, एक्स और वाई के कोफिशिएंट पर, उसको कांस्टेंट टर्म से कोई मतलब नहीं है। तो जब दो लाइन पैरेलल है तो इसका मतलब एक्स और वाई का टर्म एज इट इज सेम होगा, कांस्टेंट टर्म में डिफरेंस होगा। कांस्टेंट टर्म के लिए हमने क्या देखा कि डायरेक्ट्रिक्स जो है ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है, तो ओरिजिन से पास होने वाली लाइन में कांस्टेंट टर्म 0 होता है, तभी तो 0 0 सेटिस्फाई करेगा। इसलिए 1 को हटाकर 0 कर दिया, वरना C लिख लेता और C लिख करके उस पॉइंट से सेटिस्फाई करवा कर C की वैल्यू लिख लेता। जैसे AX + BY + C इक्वल टू 0 और AX + BY + D इक्वल टू 0, ये पैरेलल लाइंस हैं।
यस सर, समझ ठीक में आ है, गया। समझ गए? जी सर। ठीक है, तो यहाँ सी डायरेक्टली दिख गया तो इसलिए लिख लिया, वरना सी लिख करके और तब लिख लेते। अब जैसे परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखनी हो, अब ये सब जानते रहेंगे तो डायरेक्टली लिख लेंगे, ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 है। अब इस पर परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखना हो तो x और y के कोफिशिएंट को इंटरचेंज करके एक का साइन बदल दी, ये परपेंडिकुलर लाइन, समझ गए? x और y के कोफिशिएंट को इंटरचेंज करके एक का साइन चेंज कर दिया, ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर होगी। अब जहां से पास होती होगी पास करवा कर d की वैल्यू निकाल दीजिए। ठीक, जैसे डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन या टेंजेंट वर्टेक्स का इक्वेशन मालूम है, अब हमें एक्सिस का इक्वेशन चाहिए, एक्सिस 2,3 से पास होने वाली लाइन, समझ गए? अब ये सब भी सीख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। x/2 प्लस y/3 इक्वल टू 1 या 0, कुछ भी लिख लीजिए। ये है, ये टेंजेंटेड वर्टेक्स था, इसके पीछे डायरेक्ट्रिक्स है। अब एक्सिस का इक्वेशन लिखना होगा तो सीधे x और y के कोफिशिएंट को इंटरचेंज करिए और एक का साइन बदल दीजिए। 1/3 को x के साथ लगा लेते हैं और x के जगह पर x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, माइनस 1/2 को यहाँ पर ले आइए, अब साइन चेंज करके 1/2 को माइनस 1/2 मैंने बना दिया, y minus y coordinate of point through which this perpendicular line is to be drawn equal to 0। ये डायरेक्टली हो गया एक्सिस का इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए अब अभी तो हमने निकाला ही है, अब इससे मिला करके देख लीजिए, y minus 3 इक्वल टू 0। ठीक है, यही था, इसी को सॉल्व करके हमने लिखा था y minus 3 इक्वल टू 2/3 टाइम्स x minus 2। ये सॉल्व करेंगे तो 2x minus 3y और 9 माइनस ऑफ 4 तो 5। यही है, 2x minus 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। समझ गए? तो परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखनी हो तो आप इस तरह से लिख लेंगे। पैरेलल लाइन की इक्वेशन लिखनी हो, जैसे डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन था, x और y का कोफिशिएंट एज इट इज रखिए और से मैं ओरिजिन नहीं लेता हूं, h, k से पास होने वाली लाइन है, इसका इक्वेशन लिखना है जो कि ये दिए गए लाइन के पैरेलल में, तो 1/2 और टाइम्स x माइनस एच प्लस 1/3 और इंटू y माइनस के इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट इसका छोड़ दीजिए, कॉन्स्टेंट से हमें मतलब नहीं है, कॉन्स्टेंट ही अपना h और k जनरेट कर लेगा। ये हो गई लाइन जो गिवन लाइन के पैरेलल में है और h, k से पास होती है। तो देखिए h, k इसको सेटिस्फाई करेगा, x के जगह पर h और y के जगह पर k डालिए, 0 हो जाएगा, तो सेटिस्फाई कर दिया। और x और y का कोफिशिएंट सेम है, जो इस दो लाइन इसके पैरेलल है उसके बराबर है, तो इसका मतलब दोनों का स्लोप भी सेम आना है ना? तो स्लोप इसके बराबर है, h, k से पास हो रही है तो काफी है, यही करना था हमें। तो गिवन लाइन के पैरेलल में लाइन की इक्वेशन लिखनी हो तो ये काम करेंगे, परपेंडिकुलर में लिखना हो तो ये काम। ठीक है, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। परपेंडिकुलर में लिखना हो तो कोफिशिएंट को इंटरचेंज करके एक का साइन बदल दीजिए और x के जगह पर x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट और y के जगह पर y माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट थ्रू व्हिच दैट लाइन इज टू बी ड्रॉन। कांस्टेंट टर्म गिवन लाइन में क्या है नहीं है उसको कॉपी नहीं करना। और पैरेलल में भी एग्जैक्टली सिमिलर काम, इसी तरह का काम करना है, इसमें सिर्फ x और y का कोफिशिएंट रिटेन करना है और x के जगह पर x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट और y के जगह पर y माइनस ऑफ y कोऑर्डिनेट थ्रू व्हिच दैट पैरेलल लाइन इज टू बी ड्रॉन। ठीक, तो ये हो गया आपका जो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज है जो हमने देखा उसका डिमॉन्स्ट्रेशन। अब जरा देखिए, अब एक और चीज, क्योंकि इस समय देख रहे हैं सब लाइन ही लाइन है, कहीं पर भी पैराबोला नहीं है, पैराबोला की बस प्रॉपर्टीज यूज हो गई काफी है, एक दो प्रॉपर्टीज पूछ लेगा, बाकी सब लाइन के लिए काम करता है। अब एक और जो है, जो सारे कोनिक सेक्शन में पढ़ते इसमें है लेकिन यूज करते हैं सारे कोनिक सेक्शन, उसके लिए थोड़ा सा मैं काम करता हूँ, फोकल कॉर्ड है ना, ये फोकल कॉर्ड पी क्यूब फोकल कॉर्ड है
और पीएस और क्यूएस को कहते हैं फोकल सेगमेंट्स। फोकल सेगमेंट्स से 81 स्क्वायर और 82 स्क्वायर कॉमा 282 और y कोऑर्डिनेट इसका 281, ये है फोकस अपना 1,0 है ना। तो फोकल कॉर्ड के एंड के पैरामीटर का प्रोडक्ट -1 होता है। ये लाने के लिए क्या करते हैं, दोनों का स्लोप निकालते हैं और दोनों का स्लोप इक्वेट करें। तो 281 -0 और अपॉन 81 स्क्वायर माइनस a मस्ट बी इक्वल टू 282 -0 और अपॉन 82 स्क्वायर माइनस a। ये करके सॉल्व करेंगे तो दिस विल इम्प्लाई t1 t2 इक्वल टू माइनस। बस ये सॉल्व करना है, ठीक। तो फोकल कॉर्ड के एंड के पैरामीटर का प्रोडक्ट -1। अब आई फोकल सेगमेंट, ये पीएस और क्यूएस को कहते हैं। पीएस एंड क्यूएस आर फोकल सेगमेंट्स। तो अब पीएस निकालना है तो क्या करेंगे, करिस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस निकालते हैं। क्यूएस निकालना होगा, वही काम करिए, करिस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस निकालिए। तो पीएस आपका हो जाएगा पीजेड के बराबर, और पीजेड का मतलब a प्लस 81 स्क्वायर, क्योंकि ये डायरेक्ट्रिक्स है, x इक्वल टू माइनस है। QS विल बी इक्वल टू QZ डैश्ड, ये हो गया a प्लस 82 स्क्वायर, क्योंकि Q का पैरामीटर T2 है। ये दोनों फोकल सेगमेंट्स हैं। अब चलिए QS को मैं भी T1 के टर्म में ही लिख देता हूँ। T1 T2 -1 तो है ही, तो a प्लस a अपॉन T1 स्क्वायर लिखा सकता है। इसको आप सॉल्व कर लेते तो 81 स्क्वायर प्लस a और अपॉन T1 स्क्वायर। तो जरा देखिए 1 अपॉन PS प्लस 1 अपॉन QS, ऐसा करने से दोनों का डिनोमिनेटर सेम होता है। तो 1 अपॉन a प्लस 81 स्क्वायर और ये हो गया T1 स्क्वायर अपॉन a प्लस 81, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो न्यूमरेटर विल बी एडेड 1 प्लस T1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय a टाइम्स 1 प्लस T1 स्क्वायर, ये आ गया 1 अपॉन a। अब जरा देखिए इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स 1 अपॉन 2a, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज 1 अपॉन PS, 1 अपॉन 2a, 1 अपॉन QS आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये है, मैथमेटिकल मीनिंग ये है, ज्योमेट्रिकल नहीं, मैथमेटिकल मीनिंग कि 1 अपॉन PS, 1 upon 2a and 1 upon QS are in AP. So this implies PS, 2a and QS are in harmonic progression, are in HP. ठीक है। ये प्रॉपर्टी सारे कोनिक में आप यूज कर सकते हैं, आंख बंद करके यूज करिए, इसलिए कि बाकी जगह पर दिखाने के लिए पोलर कोऑर्डिनेट का यूज करना होता है, जो अभी सिलेबस में नहीं है ना, इसलिए तो दिखाया नहीं जाता है, लेकिन आप यूज कर सकते हैं। सब पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट r थीटा में नहीं, तो इसीलिए उसको दिखाने के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी होगी, तो दिखाया नहीं जाता है। लेकिन ये प्रॉपर्टी सब जगह पर वैलिड है, लेकिन वहां पर आप लेटर सेक्टम जो लिखेंगे उस पर्टिकुलर कोनिक, मतलब ये इलिप्स हाइपरबोला में भी वैलिड है कि फोकल सेगमेंट्स का हार्मोनिक मीन सेमी लेटर रेक्टम होगा फॉर दैट कोनिक, ठीक है। कि हार्मोनिक मीन ऑफ फोकल सेगमेंट्स इज सेमी लेटस रेक्टम, यानी 2a कहते हैं, सेमी लेटस रेक्टम। पैराबोला का लेटस रेक्टम 4a है, बाकी सबका जैसे 2b स्क्वायर बाई ए होता है दोनों, तो उसका सेमी हो जाएगा b स्क्वायर। आप इसका फोकल कॉर्ड का एक सेगमेंट एक हिस्सा दे देगा, कहेगा दूसरे पूरे फोकल कॉर्ड की लेंथ बताओ, कह रहा है कि इसका यूज करो, सीधी बात। एक सेगमेंट दिया हुआ है, लेटर सेक्टम कर्व दिया है तो निकाल ही लेंगे 2b स्क्वायर बाई ए, बाकी कोनिक में यहाँ पर 2a, तो बस काम रह गया आपको QS निकालने का। PS आ गया, QS आ गया, दोनों को ऐड कर दिए, ऐड करना नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि फोकल कॉर्ड का है तो PS प्लस QS विल मेक फोकल कॉर्ड।
तो ये जो है आपका फोकल कॉर्ड का, फोकल सेगमेंट्स का हार्मोनिक मीन सेमीलेटरल सेक्टम होता है। इससे रिलेटेड दो और चीज देखिए, फोकल सेगमेंट को डायमीटर लेकर, जो आपको मेन से पहले एक बार झटके में बता भी दिया था कि सर्कल ड्रॉन by taking focal segment as diameter and will always touch tangented vertex, और दूसरा circle drawn on focal chord as diameter will always touch directors करके सर्कल ड्रॉ करें तो that circle will always touch directors. Focal chord as diameter will always touch directors. ठीक है, ये दो फिक्स चीज है जिसको दिखाने के लिए आप ये फोकल सेगमेंट जैसे कहता है तो फोकल सेगमेंट का मिड पॉइंट ले लीजिए, ये आपका पैराबोला है, इसका एक फोकल सेगमेंट PS है 81 स्क्वायर 281, ये आपका 1,0 है, इसका मिड पॉइंट ले लें, आ जाएगा a + 81 स्क्वायर बाई 2 और 81। ठीक है, अब जरा देखिए ये फोकल सेगमेंट का जो मिड पॉइंट है, ये भी एक कई बार पूछ लिया करता है। अब यहाँ पर आज ही की बात है, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इस टेंजेंट का y एक्सिस के साथ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था ये क्या था 0,81 है ना, 0,80 आता था। ठीक है, तो देखिए दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम है तो टेंजेंट एट एनी पॉइंट और टेंजेंट एट वर्टेक्स, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और फोकल सेगमेंट का मिड पॉइंट, ये दोनों एक्सिस से सेम हाइट पर होता है, मतलब इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन एक्सिस के पैरेलल होती है। ये भी ज्योमेट्रिकल फीचर है, इसको भी कोई बदल नहीं सकता। टेंजेंट एट वर्टेक्स एंड टेंजेंट ड्रॉन एट एनी अदर पॉइंट। ठीक है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से क्यू है और फोकल कॉर्ड पासिंग थ्रू दैट पॉइंट ड्रॉ करिए, उसके फोकल सेगमेंट का मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्यू हमने निकाला, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन हमेशा एक्सिस के पैरेलल हो, डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर। ठीक, तो फिलहाल हमें अभी इसकी जरूरत नहीं, अभी तो हमें कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकालना है। अब ये PS उस सर्कल का डायमीटर है कह रहा है, और वो सर्कल, उस सर्कल के लिए y एक्सिस जो टेंजेंट एट वर्टेक्स है ये टेंजेंट है, तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर हो जाए तो लाइन विल बी टेंजेंट, सीधी बात। तो PS देखिए, PS आप लिखते तो ये PZ के बराबर होता और PZ होता था a + 81 स्क्वायर एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, a + 81 स्क्वायर, तो ये हो गया डायमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, डायमीटर का आधा कर दें तो रेडियस ऑफ सर्कल हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल will be a + 81 square by 2। ठीक है, this is equal to x coordinate of m आ गया। इसका मतलब y एक्सिस से m का डिस्टेंस
उस सर्कल के रेडियस के बराबर है, इसका मतलब y एक्सिस इज टेंजेंट। ये तो दिखाना था कि सेंटर से जिस किसी भी लाइन का ये इलिप्स बन जाएगा, लेकिन सर्कल है, ये ऐसे करके ये टच करते हुए निकल, समझ गए। और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा सर्कल का, वो P पर जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, P पर जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उसका जो टेंजेंटेड वर्टेक्स के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहीं पर टच करते हुए, ठीक है। क्योंकि ये MQ लाइन एक्सिस के पैरेलल है, यही आपका M का x कोऑर्डिनेट दे देगा। ये हो गया। बिल्कुल इसी तरह से दिखाते हैं कि PQ को डायमीटर लेकर सर्कल ड्रॉ करें, दैट सर्कल विल टच डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। ये सर्कल जो है ये डायरेक्ट्रिक्स को टच करते हुए जाए। तो अब यूज करना है तो दिखाना क्या, ये हो जाएगा। ये दो चीज है जो कि एक्सक्लूसिव पैराबोला के लिए है। अब नेक्स्ट जरा और एक टेंजेंट पर, जैसे पैराबोला का 2 पॉइंट ले लीजिए, नहीं जानते ही होंगे, ये बताया भी था लास्ट टाइम, बताया था। एक बार रिकैप करवाते हुए फिर एक बार मैं इसको रिवाइंड करवा देता हूँ, क्योंकि कब आ जाए कहाँ पर आ जाए कोई नहीं जानता है ना। और इस बार इनफैक्ट कई सारे क्वेश्चंस थे जो डायरेक्टली डिस्कस करवाया हुआ है, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो सब आया हुआ था। तो देखे रहने पर क्या होता है कि वो एक्स्ट्रा एनर्जी देता है। 81 स्क्वायर 281, बी का कोऑर्डिनेट हो गया 82 स्क्वायर 280। इन दोनों पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते, सिर्फ टी इसको मैं कह देता हूँ। टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट और एरिथमेटिक मीन ऑफ वाई कोऑर्डिनेट, ये आ जाएगा। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट और एरिथमेटिक मीन ऑफ वाई कोऑर्डिनेट, ये किसी भी 2 पॉइंट के लिए आप यूज कर सकते हैं। अब यही ए बी फोकल कॉर्ड होता, बाय द वे इफ ए बी इज फोकल कॉर्ड, ये जनरल टेंजेंट के लिए है, तो इसमें T1 T2 इक्वल टू क्या लिख लेते हैं, -1। अब T1 T2 -1 लिख करके देखिए, तो आपका ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डायरेक्ट्रिक्स पर आ जाएगा और T1 T2 इक्वल टू -1, ठीक है। तो इसका मतलब लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटर, और टेंजेंट का स्लोप होता है 1 अपॉन पैरामीटर, इसका 1/T1, इसका 1/T2। तो इस कंडीशन में दोनों टेंजेंट भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट 1/T1 T2, T1 T2 इज -1, तो प्रोडक्ट इज -1, तो इसीलिए लाइन शुड बी परपेंडिकुलर। तो टेंजेंट्स drawn at ends of focal chord will always meet in directrix at right, ठीक है। और ये इन जनरल 2 पॉइंट पर स्टैंडर्ड पैराबोला में टेंजेंट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट निकालना हो तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के एब्सिसा का GM निकाल लीजिए, तो एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा, तो एब्सिसा आ जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का। और अरिथमेटिक मीन निकाल लें वाई कोऑर्डिनेट का, ऑर्डिनेट का, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का ऑर्डिनेट, ठीक। अब इसमें एक जो पूछने वाली बात है कि पैराबोला का कोई 3 पॉइंट ले लें और उस पर टेंजेंट ड्रॉ करके उन टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो 2 तरह का ट्रायंगल आप बना सकते हैं। एक तो पॉइंट्स जो पैराबोला पर हमने लिया, इन सबको ज्वाइन करिए, क्योंकि पैराबोला का कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं होगा, ये आ गया एक ट्रायंगल। और दूसरा इन टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन T1 T2 और T3, इससे एक ट्रायंगल बना। इन दोनों ट्रायंगल के एरिया में कुछ खास रिलेशन होता है ना। ये 2 ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल आपका ये वाला हो गया, ठीक है। इसी को मैं ABC कह देता हूं। तो ट्रायंगल ABC, area of triangle ABC will be 2 times area of triangle T1 T2 T3, ठीक है।
क्योंकि इसका पैरामीटर बाय द वे T1, इसका T2 और इसका T3 ले लिए। एरिया आप लिख सकते हैं डिटरमिनेंट के फॉर्म में। फिर ऐसे ही T1 का कोऑर्डिनेट आ जाएगा AT1 T2 और AT1 प्लस T2, इसका भी कोऑर्डिनेट लिख लीजिए, है ना। और ये आ जाएगा आपका AT1 T3, AT1 T3, AT1 प्लस T3, लाइक दिस। इसी तरह से T2 का आ जाएगा 2 और 3 से। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जब आप लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, तो AT1 स्क्वायर 2AT1, AT2 स्क्वायर 2AT2 और AT3 स्क्वायर 2AT3 और थर्ड कॉलम में 1 1। तो ये एरिया आ जाएगा आपका A स्क्वायर, ठीक है, और मॉड ऑफ T1 माइनस T2, T2 माइनस T3 और T3 माइनस T1। सॉल्व करके यही आएगा। अच्छा सा रिलेशन है, इसीलिए इसको बता दिया। तो तीनों पॉइंट के y कोऑर्डिनेट से पैरामीटर निकाल लीजिए। भाई दो मान लीजिए यही पूछा, तो आसान क्वेश्चन है, लेकिन आसान क्वेश्चन में लंबाई कब बढ़ जाती है, जब हमें पूरा ये थ्योरी डिराइव करके फिर करना पड़ता, तो थोड़ी सी लंबाई बढ़ जाएगी। तो क्या कहेगा, पहले से क्यों नहीं पढ़ के आया था, यहीं पर सब कुछ सोच लिया, यहीं करूंगा, पढ़ाई भी और लिखाई भी, तो उसके लिए तैयार है। तो पैरामीटर के डिफरेंस का प्रोडक्ट मॉड के अंदर में ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। और ऑब्वियसली दूसरा निकालेंगे तो इसका आधा होगा, तभी तो डबल हो सकता है। और आधा इसलिए होगा कि उसमें देख रहे हैं कहीं 2 नहीं आ रहा है, जबकि ये सब पॉइंट जब लिखेंगे आप AT स्क्वायर 2AT1 आएगा, तो सेकंड कॉलम से 2 कॉमन आकर के जो एरिया के फॉर्मूला में हाफ लिखते हैं उसको कैंसिल कर दो, है ना, लॉजिकली कनेक्ट करके रखिए। A स्क्वायर इसीलिए रह जाएगा, और इसमें हाफ जो बाहर में है वही रह जाएगा, और बाकी सब प्रॉपर्टीज का यूज करके सिमिलर फैक्टर, यही फैक्टर आ जाएगा दूसरे एरिया में भी, ठीक है। तो कहाँ पर क्या होगा वो आप इस तरह से लॉजिकली देख करके लगा लेंगे। और मॉड के अंदर में पैरामीटर में जो होता है यही डिफरेंस ऑफ पैरामीटर। और A स्क्वायर इसलिए होगा कि एरिया निकालना है ना, A स्क्वायर होगा इसलिए कि एरिया निकालना है, लेंथ का स्क्वायर होना चाहिए, समझ गए। और 4A डिपिक्ट साइज ऑफ पैराबोला, जो कि लेंथ है, फोकल डबल ऑर्डिनेट, तो इसलिए A का डायमेंशन लेंथ का डायमेंशन होगा, ठीक है। तो एरिया का डायमेंशन होना चाहिए, तो A स्क्वायर आएगा बाहर में। तो ये हो गया आपका ये रिलेशन, और ये पूछ चुका है, ये पहले पूछ चुका है इंटीजर टाइप में, रेशियो लेकर के इंटीजर टाइप में, इससे आसान नहीं हो सकता था, लेकिन उस साल जो सुना था वो अच्छा किया, नहीं तो फिर निकाला, ठीक, ये हो जाएगा। तो एक जो है आपका टेंजेंट से रिलेटेड बात, ये एक और पैरामीट्रिक रिलेशन जो कि पूछ लिया करता है, जैसे वो कॉर्ड जो वर्टेक्स पर राइट एंगल सबटेंड करता है ना, वो कॉर्ड जो वर्टेक्स पर राइट एंगल सबटेंड करता हो, उसके एंड के पैरामीटर में कुछ खास रिलेशन, मतलब ये हो गया AT1 स्क्वायर 2AT1, और ये आपका है AT2 स्क्वायर 2AT, ठीक है। और इससे कुछ अच्छी बात, ये ओरिजिन वर्टेक्स है, तो स्लोप ऑफ OA आप लिख सकते हैं 2/T1, स्लोप ऑफ OB ये लिख सकते हैं 2/T2, ठीक है। अब ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब T1 T2 इक्वल टू -4 हो जाएगा। चलिए अब यहां से